डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम फिर से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये आपके जीपीएससी के डी एग्जाम में, मतलब डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछा गया था 2021 में। टोटल 26 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो उन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सब प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करंट फ्लो इन द सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू। करंट फ्लो क्यों होती है? ऑप्शन है आपके ड्रिफ्ट करंट। जब हम डिस्कस कर रहे थे सेमीकंडक्टर, मतलब हम डायरेक्टली डिस्कशन स्टार्ट किए अपने डायोड से। डायोड कैसे बनता है आपका? मटेरियल सेमीकंडक्टर के डोपिंग से। डोपिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर पाए, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल से उनके कंसंट्रेशन को हम बढ़ा पाए। वहां पे हमने देखा था कि जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है दोनों में, जब हम दोनों को क्या करते हैं, जंक्शन बनाते हैं, तो जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है उसके वजह से वहां पे आती है डिफ्यूजन करंट। बट जब डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन के साथ साथ वहां पे ये जो आपका यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है इन दोनों के पास से, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं और यहाँ पे होल्स के कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं। हालांकि इन साइड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और यहाँ पे इस साइड में होल्स ज्यादा हैं। इसके वजह से, इस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से यहाँ पे आती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज होकर आया है उसको ड्रिफ्ट करने की कोशिश करती है इस साइड, और जो होल यहाँ पे डिफ्यूज होकर आया है उसको ड्रिफ्ट करने की कोशिश करती है पी साइड। तो इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। इसके वजह से भी एक करंट आती है जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो टोटल दो करंट फ्लो करती है। एक करंट होती है ड्रिफ्ट, दूसरा होता है डिफ्यूजन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड। वेरी सिंपल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इससे पहले हमने काफी डिटेल में इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया हुआ है, तो होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे। जो सेकेंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन द टेम्परेचर बिकॉज। यहां पे रीजन आपसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल रीजन है, मान लीजिए किसी सेमीकंडक्टर को आप हीट कर रहे हो और यहां पे नीचे साइड है बैलेंस बॉन्ड। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है दैट इज ड्यू टू द कंडक्शन बॉन्ड, कि आपके कंडक्शन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि वही फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है। बट जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे, तो यहां पे जो बैलेंस बॉन्ड में आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये माइग्रेट कर जाएंगे एनर्जी लेके आपके कंडक्शन बॉन्ड में। और जैसे ही कंडक्शन बॉन्ड में जाएंगे, कंडक्शन बॉन्ड में जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की या इंटेंसिटी कर लो, वॉट एवर दैट, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहां पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां चला गया, तो मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या उसकी मोबिलिटी नहीं बढ़ेगी? तो इससे पहले वाले में क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था कि जो डॉपिंग होती है ना, वो बैलेंस जो कंडक्शन बॉन्ड होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके हिसाब से हम डॉपिंग करते हैं कि हमको पी टाइप बनाना है, एन टाइप बनाना है, किसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है। और जब डॉपिंग हो जाती है तो डॉपिंग के कंसंट्रेशन के वजह से वहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है मटेरियल में, और न कि उनके जो आपके कह सकते हो टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर में जो इलेक्ट्रॉन है उनके मोबिलिटी की वजह से। तो डिफ्यूजन क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, न कि टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर की वजह से यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो कंडक्शन बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि जो चार्ज कैरियर है उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन यहां पे आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, the potential which exists in the p-n junction to causes drift of the charge carrier is called। इससे पहले हमने देखा था, अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा था, सेम चीज है। यहाँ पे पूछा गया आपसे, मान लीजिए पी टाइप मटेरियल है और यहाँ पे एन टाइप मटेरियल है, दोनों को हमने बना दिया, ये बन गया हमारा पी एन जंक्शन। तो ये है पी टाइप मटेरियल, ये है एन टाइप मटेरियल और ये है हमारा जंक्शन। ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जंक्शन के पास में बढ़ेगी और यहाँ पे होल डेंसिटी बढ़ेगी, होल डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसके वजह से क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, मतलब एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या फिर जंक्शन पोटेंशियल। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होता है, ए होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पेशल टाइप डायोड इन विच ट्रांजिशन टाइम एंड स्टोरेज टाइम आर मेड स्मॉल आर कॉल्ड। दोनों कम हो, ट्रांजिशन टाइम भी आपका कम हो और आपका स्टोरेज टाइम भी कम हो। ट्रांजिशन टाइम और स्टोरेज टाइम दोनों कम होता है आपके स्नैप डायोड में। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो जंक्शन होता है ना इसमें,
जंक्शन की जो डॉपिंग इंटेंसिटी है वो हम काफी कम रखते हैं, जिसके वजह से वहां पे स्टोरेज कम होता है। स्टोरेज या चार्ज कैरियर कम होने की वजह से स्विचिंग आसानी से हो जाती है, क्योंकि ट्रांजिशन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको हम जनरली ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर आइडियल रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट परसेंटेज रेगुलेशन मस्ट बी। अब ये आइडियल रेक्टिफायर क्या है, मतलब रेक्टिफायर आपको पता ही है किस पर्पज से हम यूज करते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। फिल्टर क्यों यूज करते हैं, रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता है, वहां पे रिप्स रहती हैं ऑलरेडी एसी के, तो हम क्या करते हैं वहां पे फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। आगे और भी क्वेश्चन इस पे आएंगे, बट यहां पे बात किया जा रहा है आइडियल रेक्टिफायर का। आइडियल रेक्टिफायर मतलब एफिशिएंसी क्या होती है उसकी 100% होती है। ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलिटी जो होती है, यूटिलिटी फैक्टर वो 1 होता है उसका। इस तरीके से उसमें लॉसेस की हम बात करें तो लॉसेस होता नहीं है। कोई एनर्जी स्टोरेज वो भी नहीं होता है, मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जितना आपने इनपुट दिया है उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। इस वजह से जो ये परसेंटेज रेगुलेशन होता है वो इसमें क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कोई लॉसेस नहीं होते हैं, कोई स्टोरेज इसमें होता नहीं है। ये बेसिकली आपकी वो सर्किट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिल्टर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। फिल्टर का बेसिकली काम क्या होता है, एसी से उसको डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है, ताकि जो एसी का रिप्स है उसको मिनिमाइज कर पाए फिल्टर सर्किट। इससे पहले हम लगाए होते हैं रेक्टिफायर, जैसे ये कह रहा है ना, सप्लाई फ्रॉम द रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफाई सर्किट से आ रही है सप्लाई। और ये हमने पढ़ा था ना कि हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये इनपुट जो है ये पर्टिकुलरली फुल वेव रेक्टिफायर का होगा, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में तो एक ये वाली गायब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ये रेक्टिफायर वाले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने कल वाले एक सेपरेट वीडियो बना के इसको डिराइव करके दिखाया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिलेशन पूछता है, तो इसलिए मैंने सेपरेटली इसको डिस्कस कर लिया है। यहां पे जो आपका आंसर होगा वो डी होगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इसके में मतलब ICEO इज इक्वल टू क्या होता है, ये वाला तो एक रिलेशन होता है, +1 + बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, ICBO, ठीक है। तो ये भी रिलेशन एक होता है, इसको भी ध्यान रखना है। बीटा अल्फा का रिलेशन भी मैंने आपको वहां बताया था, सब डेरिवेशन भी किया था, आप वो वीडियो देख पाओगे, लास्ट में लिंक भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कंडीशन फॉर सेचुरेशन इन बीजेटी। बीजेटी में सेचुरेशन कंडीशन क्या होती है हमने पढ़ा है ना इससे पहले, एक्टिव कंडीशन, कट ऑफ, सेचुरेशन, ये सारी चीजें पढ़ा है। ये ग्राफ देखिए आप, ये ग्राफ बेसिकली दिखाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो स्लोप होता है इसे कहते हैं IC/IB, दैट इज कॉल्ड बीटा। ये सेचुरेशन होता है और ये होता है आपका कट ऑफ रीजन, ये होता है आपका लीनियर रीजन, या फिर हम इसे एक्टिव रीजन भी कहते हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया था। ये कट ऑफ रीजन में जो होता है रिलेशन है, दैट इज IC <= बीटा टाइम्स ऑफ IB, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू लिखना है, आपको IB की वैल्यू लिखना है, तो IB क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन दैट इज IC डिवाइडेड बाई बीटा। तो ग्रेटर आर इक्वल टू यहां से स्टार्ट हो जाता है ये सिचुएशन रीजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन द इनपुट इज सिमेट्रिकल टू ऑपरेट द बीजेटी इन द एक्टिव रीजन द क्विसेंट पॉइंट इज चूजन। ये जो आपका क्विसेंट पॉइंट है इसे हम बायस पॉइंट भी कहते हैं या ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ डिवाइस भी कहते हैं। एक डायग्राम से इसको समझते हैं। आप सभी को पता है कि अगर आपको एक्टिव रीजन में रखना है तो जो आपका एमीटर वाला सेक्शन है, एमीटर वाला जंक्शन है, वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। कलेक्टर वाला जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस किया था, और इससे कल जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वाली वीडियो, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारे पास कलेक्टर करंट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कलेक्टर वोल्टेज, ठीक है। ये हमारे पास है कलेक्टर वोल्टेज। अगर हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, कैरेक्टरिस्टिक शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कुछ इस तरीके से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की लाइंस आती हैं, ठीक है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट आपके जो बेस करंट है उसके लिए, ठीक है। दैट इज फॉर द डिफरेंट बेस करंट। यहाँ पे IB है, ये भी IB1 मान लो, 2 मान लो, तो दिस इज IB3, दिस इज IB4, इस तरीके से है ये। अगर हम मैक्सिमम कलेक्टर करंट की बात करें तो मान लीजिए मैक्सिमम कलेक्टर करंट कहां पे आएगी, वाई एक्सिस पे आएगी डेफिनेटली। मैक्सिमम कलेक्टर करंट यहां पे आएगी, कहीं पे भी आप लिख सकते हो, व्हाट एवर दैट। और अगर हम मैक्सिमम ये जो वोल्टेज है कलेक्टर वोल्टेज उसकी बात करें तो मान लीजिए ये यहां पे आता है, इसी को हम कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। और इस वाले पॉइंट को जहां पे हमको ये मैक्सिमम करंट मिलती है उसे हम कहते हैं सेचुरेटेड पॉइंट। क्या कहते हैं, सेचुरेटेड पॉइंट। और इसको हम कहते हैं कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। ये हमारा है कट ऑफ पॉइंट।
और जब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं ना आपस में, तो जो लाइन ड्रॉ होती है इसे हम कहते हैं लोड लाइन, जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ये क्या है आपकी, दैट इज लोड लाइन, ठीक है। और जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, या जिसे हम क्विसेंट पॉइंट कहते हैं, बायस पॉइंट कहते हैं, दैट इज एट द सेंटर ऑफ लोड लाइन। वो कहां पे होता है, एट द सेंटर ऑफ लोड लाइन। तो यहां से ही हमारा क्या हो गया, आपका पॉइंट्स हो गया, और यहां से आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आपके जो इनपुट पैरामीटर्स हैं ये हो जाएंगे। तो यहां पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, दैट इज सी, एट द सेंटर ऑफ द लोड लाइन। क्वेश्चन नंबर 9 है, वोल्टेज डिवाइडर बायस और यूनिवर्सल बायस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम कहते हैं सेल्फ बायस सर्किट। जैसा कि नाम है वैसा ही आपको पता है, बायसिंग के लिए आपको चाहिए होता है एक्सटर्नल वोल्टेज, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, जिसको हम लगाते हैं बैटरी। आपको पता है कि केवल जंक्शन बनाने से वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगी, आपको उसकी बायसिंग भी करनी पड़ती है। तो बायसिंग के लिए सेपरेट पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। यहां पे वो पोटेंशियल हम सर्किट से ही देते हैं, एक को ग्राउंड कर देते हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल पे रखते हैं। इसके फायदे कई सारे होते हैं। फायदा क्या होता है कि लार्ज जो वेरिएशन होता है आपके इनपुट में ना, उस पे ये कांस्टेंट आउटपुट मेंटेन कर पाता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। और चूंकि यहाँ पे जो आपके सिलेबस में पूछा गया, इसमें बहुत वाइड रेंज में पूछा गया है, पूरा आप कह सकते हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हर टॉपिक से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेशियो ऑफ एसी सिग्नल पावर डिलीवर्ड टू द लोड टू द डीसी इनपुट पावर दैट अचीव द डिवाइस एज द परसेंटेज इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे कन्वर्जन। मतलब कन्वर्जन का परसेंटेज कैसे रहा ना, जैसे आपका घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज कन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द लार्ज सिग्नल एनालिसिस ऑफ एम्पलीफायर। अगर आप लार्ज सिग्नल, देखो एक तो होता है स्मॉल सिग्नल, छोटा सिग्नल के एनालिसिस कर रहे हो, एक लार्ज सिग्नल के एनालिसिस कर रहे हो। तो जो स्मॉल सिग्नल होते हैं ना, उनका जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं वो आप कह सकते हो कि चेंज नहीं करते हैं। इनका बिहेवियर लीनियर होता है, जैसे आपका गेन हुआ, कैपेसिटेंस हुआ, ये सारी चीजें चेंज नहीं होती हैं। बट ऐसा लार्ज सिग्नल में नहीं होता है। लार्ज सिग्नल में ये सारी चीजें चेंज होती हैं और उसका बिहेवियर नॉन लीनियर होता है। दैट्स मीन कि द स्विंग इन द इनपुट सिग्नल, वहां पे सिग्नल का बिहेवियर क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, चेंज होता रहता है, जो उसका ऑपरेटिंग रेंज है वो बदलती रहती है। दैट्स मीन यहां पे ऑप्शन क्या है, ए है। स्मॉल सिग्नल में ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्विचिंग रेगुलेटर आर सीरीज टाइप रेगुलेटर विच हैज पावर डिसिपेशन। भैया यहां पे तो पावर डिसिपेशन रिड्यूस लिखा हुआ है सब में, बट रिड्यूस नहीं, निग्लेजिबल होता है, इसमें पावर डिसिपेशन होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। तो चलो रिड्यूस वाला हम ले लेते हैं। अब ये रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ेगी बाय डिफॉल्ट। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कंटिन्यूअस वेरिएशन होने के बाद भी जो आपका कांस्टेंट लोड करंट है वो कांस्टेंट मेंटेन रहती है, ऐसा कौन करता है? ऐसा करता है आपका लीनियर रेगुलेटर। लीनियर रेगुलेटर क्या करता है, इसमें हमको मिलता है डिजायर जो लोड करंट होती है वो मिल जाती है। इवन दो जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता रहता है आपके इंपिडेंस में, वो चेंज होने के बाद भी हमको कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट लोड करंट मिलती रहती है। तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वैल्यू ऑफ करंट दैट फ्लो थ्रू द आरएल इन पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट इज एट नो लोड इज 0। अब आपके मन में यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि ये पहले ये बताइए ये पाई सेक्शन फिल्टर क्या होता है, इससे पहले शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी है, एट नो लोड कंडीशन देयर इज द नो करंट। ठीक है, अब ये क्या होता है और कैसे काम होता है, इसका काम क्या होता है सर्किट में, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं। इससे पहले हमने डिस्कस किया रेक्टिफायर के बारे में, जो बेसिकली करता क्या है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है हमारे सिग्नल को। बट होता क्या है, ये प्योरली डीसी यहाँ पे आउटपुट में नहीं आता है, कुछ एसी का अंश यहाँ पे बचा रह जाता है। अब हमको चाहिए नहीं वो एसी, क्यों नहीं चाहिए, उस रिप्स को हमको रिमूव करना है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो काम करते हैं एसी करंट पे, तो हमको उसको हटाना पड़ता है। हटाने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं पाई सेक्शन फिल्टर। पाई सेक्शन फिल्टर में यहाँ पे लगा हुआ है एक कैपेसिटर, यहाँ पे लगा हुआ है एक इंडक्टर, यहाँ पे और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इन तीनों की शेप मिलके पाई जैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पाई फिल्टर। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर आप सभी को पता है कि एनर्जी स्टोर करके अपने अंदर रखता है। कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ से
कि डीसी करंट को पास तो होने नहीं देता है और एसी करंट को पास होने देता है। तो जो भी एसी करंट यहां से आई होती है, एसी करंट यहां से पास हो जाती है, हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, वो ग्राउंड में चली जाती है, उसका काम खत्म। अब जो डीसी करंट बची वो थोड़ा फिल्टर हो जाती है, बट स्टिल इसमें कुछ एसी बचा रहता है, एसी। फिर से हम क्या करते हैं, इसको इंडक्टर से पास करा देते हैं। अब इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर बेसिकली पास होने देता है यहाँ पे डीसी करंट को। ये किसको पास होने देता था, डीसी को। एसी को पास नहीं होने देता है। अब आप कहोगे जब एसी पास नहीं होने देता है तो एसी फिल्टर हो गई, नहीं, अभी बच जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है इधर। अभी भी एसी का बहुत माइन्यूट अमाउंट रहता है, बट अभी भी एसी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। एसी के जो रिप्स होते हैं तो आप देखोगे इसमें रिप्स फैक्टर ही फाइंड आउट करते हैं, बट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब अगेन यहाँ पे एक कैपेसिटर हम लगा के रखते हैं। कैपेसिटर क्या करेगा, अगेन जो एसी बचा हुआ है उसको पास ऑन करने देगा, और यहाँ पे फिर से हम क्या है, इसे ग्राउंड किया हुआ है, ये ग्राउंड में चला जाएगा। अब क्या बचेगा, चूंकि ये जो डीसी करंट है उसको तो इधर ही आने नहीं देगा, तो डीसी करंट मजबूरी में क्या यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे आपने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, बाकी जो भी मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे बल्ब लगा रखा है, तो बल्ब आपका जल जाएगा, ठीक है। कुछ और लगा रखा है तो इसमें करंट आ जाएगी इन शॉर्ट, ठीक है। नो लोड रहेगा तो करंट नहीं फ्लो करेगी, आपकी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर किसी डायोड को लाइटली ड्रॉप किया गया है तो उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट की डायोड कहते हैं, ठीक है। अगर हैवीली ड्रॉप किया गया है तो उसे हम जेनर डायोड कहते हैं। लाइट ड्रॉप है तो हमको क्या होगा, रिस्पॉन्स तेजी से मिलेगा, तो इसकी जो स्विचिंग कैपेसिटी होगी वो अच्छी होगी। अगर मान लीजिए जेनर डायोड है, उसको हैवीली ड्रॉप किया गया है तो जो ब्रेकडाउन होगा वो शार्प होगा, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है जेनर डायोड के बारे में। तो इन शॉर्ट जो लाइट ड्रॉप है उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट की डायोड कहते हैं। यहाँ पे उनकी कुछ चीजें एप्लीकेशन प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ये भी आप रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कोई सेमीकंडक्टर है जिसका बैंड गैप आपको दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए जब स्विचिंग होगी, रिकम्बिनेशन होगा, तो वहां पे जो रेडिएशन होगा उसकी वेवलेंथ आपको बताना है। तो क्या आपको पता है, E इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लेमडा। यहां पे आपको लेमडा बताना है तो लेमडा इक्वल टू आप लिख सकते हो दैट इज एच सी बाई ई। सारी वैल्यू आपको दी गई हैं, तो लेमडा इक्वल टू एच की वैल्यू आप सभी को पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाई, ये स्पीड आपको पता ही है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 से। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपकी वैल्यू कुछ आएगी, लेमडा इक्वल टू 618, ये पॉइंट और 2 बढ़ा लेना आप, क्योंकि यहां से 7 आएगा तो 9 करना है क्योंकि नैनो में वैल्यू दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा 620, जितना पॉइंट के बाद आप वैल्यू लोगे उसके हिसाब से आएगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू द फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी, इलेक्ट्रॉन इन द मेटल आर सब्जेक्टेड टू। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, फ्रीली मूव करता रहता है। ये जो थियरी दिया है, ये थियरी दिया बेसिकली लॉरेंट ने और एक और साइंटिस्ट थे इनके साथ, दैट इज कॉल्ड ड्रूट, DRUDE, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर ये थियरी दिया था। इन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आप गैस को किसी जार में रख देते हो और उसके मॉलिक्यूल जैसे मूव करते रहते हैं ना, उसी तरीके से पूरे मेटल में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते रहते हैं, मूविंग इन द कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, in an intrinsic semiconductor the number of electron is equal to the number of hole at which temperature। अब ये जो सेमीकंडक्टर है यहाँ पे ड्रॉपिंग है ही नहीं है। जिस सेमीकंडक्टर की ड्रॉपिंग नहीं होती है, मटेरियल अपने प्योर फॉर्म में पड़ा हुआ है, कोई इंप्योरिटी वहां पे नहीं है, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक, ठीक है। तो जब इंट्रिंसिक है, कोई ड्रॉपिंग है ही नहीं है, तो फिर क्या ही मतलब है भैया, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर से उस पर क्या ही फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो जो भी होगा वो सारे टेम्परेचर पे होगा, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रिंसिपल ऑफ हॉल इफेक्ट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका यूज किया जाता है बेसिकली गॉस मीटर में बनाने के लिए। गॉस मीटर इज यूज टू मेजर द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रिंसिपल आपको पता होगा तो आप इजीली इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिपेंड। किस पे डिपेंड करता है, कैरियर कंसंट्रेशन, बिल्कुल कैरियर कंसंट्रेशन के हिसाब से ही डिफ्यूजन होगा, तो इस पे डिपेंड करता है। कैरियर मोबिलिटी, कैरियर मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा, किस तरीके से वो मूव कर रहे हैं। देखिए कैरियर के साइन पे डिपेंड नहीं करेगा। अब मान लीजिए वो तो रिकम्बिनेशन ही हो रहा है, चाहे होल मूव करके इलेक्ट्रॉन को भर दे, चाहे इलेक्ट्रॉन मूव करके होल को भर दे,
चाहे उन पे साइन कुछ भी, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, ठीक है, तो उनके साइन पे डिपेंड करेगा, अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट है वो दोनों का एक ही है, चाहे हॉल मूव करे चाहे आपका इलेक्ट्रॉन मूव करे, कोई किसी को भी करे, तो ये साइन होता है, दैट इज नॉट अ मैटर। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो 21 है, अब मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर मेजर, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर मेजर करता है आपके मीन वैल्यू को, दैट्स मीन दैट इज यूज इन द ओनली डीसी वोल्टेज मेजरमेंट, इन जनरल हम उसके यूज के लिए इसको परफेक्ट मानते हैं। 22 है, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू, कैपेसिटर किसका बना होता है, दो कंडक्टर लगा होता है और बीच में लगा होता है एक डाई इलेक्ट्रिक या फिर उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पे आपका बी, सिंपल चीजें पूछी गई, यहां पे आपको डायग्राम भी नजर आ रहा है। इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसके इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, वो सिंगल चार्ज की तरह बिहेव करता है, और पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि दैट इज द रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पे हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर गिवन लाइन वोल्टेज 4 हीटिंग कॉइल विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम हीट व्हेन कनेक्शन, कैसा होना चाहिए, पैरेलल कनेक्शन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आप सभी को पता है P इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, या तो यहाँ पे T क्या है, टाइम है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, V स्क्वायर बाई R लिखते हैं, T तो डिपेंड करता है ना आप कितना टाइम रखते हो, दैट इज नॉट अ मैटर। तो V आप क्या करना है, आपको ये चाहिए, आपको मैक्सिमम ये चाहिए, तो R चाहिए आपको मिनिमम, और रिजल्टेंट R पैरेलल में क्या होता है, मिनिमम में होता है, आपको पता है कि यहाँ पे R इक्विवेलेंट होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यही वाला होता है ना, और सीरीज में क्या होता है R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस RN, इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉप एंड EMF क्या होता है, जीरो होता है किसी क्लोज लूप में। होप्स हो कि आपने किरचॉफ का ये लॉ पढ़ा भी होगा, इसका सिंपल सा प्रूफ है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली द जंक्शन, नहीं, ये कहते हैं आती हुए जाते हुए सबका समेशन क्या होना चाहिए, सबका रिजल्टेंट होना चाहिए जीरो, ये भी होप्स हो कि आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।